हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लिनिकल एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन पर बात करने वाले हैं। 2026 का मैरीटाइम क्राइसिस और इसके पीछे जो एक बेहद कॉम्प्लेक्स वायरोलॉजी काम कर रही थी, उसे हम डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के सिलेबस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उस पर एक क्विक नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे मैरीटाइम केस स्टडी से, फिर हम बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, हिस्टोरिकल आउटब्रेक, एंडीज ट्रांसमिशन विंडो, डायग्नोस्टिक्स और आखिर में प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स को समझेंगे। कुल मिलाकर ग्राउंड जीरो से लेकर क्लिनिकल रियलिटीज तक सब कुछ डिस्कस होगा। तो चलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द मैरीटाइम केस स्टडी, जहां हम ग्राउंड जीरो को ट्रेस करेंगे। इमेजिन कीजिए 150 पैसेंजर्स वाला एक जहाज 1 अप्रैल को अर्जेंटीना के उशुआया से निकलता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था ना, लेकिन एक बर्ड वॉचिंग टूर के दौरान जो एक लैंडफिल के पास हुआ था, वहां एक ऐसा एक्सपोजर होता है जिसने पूरी कहानी बदल दी। अब टाइमलाइन देखिए। 11 अप्रैल को जहाज पर पहली मौत, फिर 24 अप्रैल को जब ये जहाज सेंट हेलेना पहुंचता है तो उस पेशेंट की पत्नी वहां उतर जाती है। हालात बिगड़ते गए, 2 मई तक तीसरी मौत हो चुकी थी और फाइनली WHO को इन्फॉर्म किया गया। जब तक जहाज 10 मई को टेनरीफ पहुंचा, तब तक ये एक रूटीन सफर से एक फुल ब्लोन मेडिकल इमरजेंसी बन चुका था। अब सोचने वाली बात यह है कि इस एक्सपोजर का नतीजा क्या हुआ। कुल 10 कंफर्म्ड केसेस सामने आए और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनमें से 3 लोगों की अचानक जान चली गई। बाकी मरीजों को साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड के अलग-अलग ICU में एडमिट करना पड़ा। ये हमें साफ दिखाता है कि इंटरनेशनल क्रूज शिप जैसी बंद जगहें वायरस ट्रांसमिशन के रिस्क को किस हद तक एम्प्लीफाई कर देती हैं। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड सिम्टम्स, जहां हम HRS और HPS के बीच का फर्क समझेंगे। आखिर ये पेशेंट्स इतनी जल्दी कोलैप्स क्यों हो गए? इसे समझने के लिए हमें हंता वायरस की पैथोलॉजी देखनी होगी। असल में ये वायरस 2 अलग अलग रीजनल तरीके अपनाता है। अगर हम एशिया और यूरोप की बात करें तो वहाँ ये HFSRS के रूप में सामने आता है, जिससे सीधे किडनी फेलियर और सिवियर इंटरनल ब्लीडिंग होती है। लेकिन अमेरिकाज में इसका बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। वहाँ ये HPS का रूप ले लेता है। HPS में क्या होता है? लंग्स यानी फेफड़ों में बहुत तेजी से फ्लूइड भरने लगता है, पानी भर जाता है, जिससे मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी सफोकेशन। और हमारे इस क्रूज शिप वाले केस में यही खतरनाक पल्मोनरी रूप काम कर रहा था। ये पैथोजन क्लिनिकली जितना फैसिनेटिंग है, यकीन मानिए उतना ही खतरनाक भी। इसका मोर्टेलिटी रेट सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा, 50% तक। मतलब इन्फेक्टेड लोगों में से आधे लोगों की जान जा सकती है। अगर हम इसकी तुलना आज के मॉडर्न रेस्पिरेटरी पेंडेमिक से करें तो ये आंकड़ा इसे कहीं ज्यादा खौफनाक बनाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, हिस्टोरिकल आउटब्रेक्स एंड क्लाइमेट। एपिडेमियोलॉजी को जरा समय के चश्मे से देखते हैं। अगर हम पास्ट में जाएं तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है। 1950s की कोरियन वॉर को ही ले लीजिए। वहां 3000 सैनिक अचानक बीमार पड़ गए थे। इस मिस्ट्री को बाद में डॉक्टर हो वोंग ली ने सॉल्व किया था। वजह थी फील्ड एक्सपोजर। इसके बाद 1993 का नवाहो आउटब्रेक देखिए। वहां अल नीनो क्लाइमेट पैटर्न की वजह से भारी बारिश हुई, जिसने चूहों यानी रोडेंट्स की आबादी को एकदम से बढ़ा दिया और यंग अडल्ट्स इसके शिकार हुए। और फिर 2005 से 2008 के बीच भारत का डेटा हमें बताता है कि कैसे गोदामों में अनाज हैंडल करने वाले वर्कर्स को क्रॉनिक ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का सामना करना पड़ा। इन सब में एक कॉमन थ्रेड क्या है? एक्सट्रीम रोडेंट पॉपुलेशन स्पाइक्स, जो सीधे तौर पर ह्यूमन इन्फेक्शन क्लस्टर से जुड़े हैं। चलिए अब आते हैं अपने चौथे और शायद सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, द एंडीज ट्रांसमिशन विंडो, एक बहुत बड़ा वायरोलॉजिकल ट्विस्ट। तो ये एंडीज वायरस आखिर है क्या? देखिए, ये हंता वायरस फैमिली का ही एक स्पेसिफिक स्ट्रेन है, जिसे 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना में खोजा गया था। और सबसे बड़ी बात, ये इकलौता ऐसा वेरिएंट है जो इंसान से इंसान में फैल सकता है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। इस एक डिस्कवरी ने वायरोलॉजी की पुरानी सारी मान्यताओं को हिलाकर रख दिया। इसने साबित कर दिया कि कुछ खास हालात में ये बीमारी सुपर स्प्रेडर्स के जरिए सीधे इंसानों के बीच फैल सकती है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है, क्या ये कोविड-19 की तरह हवा में फैलता है? बिल्कुल नहीं। कोविड-19 जैसे एयरबॉर्न वायरसेस हवा में ड्रॉपलेट्स के जरिए बहुत बड़े इलाके में फैल सकते हैं, लेकिन एंडी स्ट्रेन का तरीका अलग है।
इसके लिए बहुत ही क्लोज प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल कांटेक्ट और बॉडीली फ्लूइड्स का एक्सचेंज होना जरूरी है। तो अब आप खुद सोचिए, क्रूज शिप जैसी जगह इस वायरस के लिए कितनी परफेक्ट है ना? वहां लोग लगातार क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे ट्रांसमिशन का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इस 2026 के क्रूज शिप क्राइसिस की सबसे बड़ी पहेली का जवाब एक बहुत ही छोटी सी टाइमलाइन में छिपा है। इस वायरस की ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन की होती है। जी हाँ, बीमारी की शुरुआत में सिर्फ 1 सिंगल डे। यही वजह है कि जब वो डच कपल उस लैंडफिल टूर से वापस आकर तुरंत जहाज पर चढ़ा तो सिचुएशन एकदम से एस्केलेट हो गई। अगर वो बस कुछ दिन बाद आए होते तो ये आउटब्रेक शायद कभी होता ही नहीं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, डायग्नोस्टिक्स एंड सपोर्टिव केयर। चलिए अब इन्फेक्शंस को मैनेज करने की क्लिनिकल रियलिटीज को समझते हैं। यहाँ एक सवाल है जो हम सबको एज मेडिकल रिसर्चर्स सोचना चाहिए। 70 सालों की लगातार रिसर्च के बाद भी हमारे पास इस स्पेसिफिक वायरल फैमिली के लिए कोई भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन या टारगेटेड एंटीवायरल ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हर्डल है। असली प्रॉब्लम इसके डायग्नोसिस में है। इसके शुरुआती लक्षण बिल्कुल एक नॉर्मल फ्लू जैसे होते हैं, हल्का बुखार, थकान। ये शुरुआती लक्षण बीमारी की असली गंभीरता को पूरी तरह से छिपा लेते हैं, और जब तक डॉक्टर्स को समझ आता है कि फेफड़ों में पानी भर रहा है और पल्मोनरी डिस्ट्रेस शुरू हो गया है, तब तक अर्ली इंटरवेंशन का टाइम निकल चुका होता है। क्योंकि हमारे पास कोई टारगेटेड एंटीवायरल नहीं है, तो डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, सपोर्टिव केयर। मतलब मेडिकल टीम सिर्फ मरीज के इम्यून सिस्टम को बाहर से असिस्ट कर सकती है, लेकिन वायरस से असली लड़ाई तो खुद मरीज के शरीर को ही लड़नी पड़ती है। फाइनली हमारा छठा सेक्शन, कंटेनमेंट एंड प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स। इस खतरे को पब्लिक हेल्थ लेवल पर कैसे मिटिगेट किया जाए? चूंकि हमारे पास कोई पक्का इलाज नहीं है, तो एनवायरमेंटल हाइजीन एंड प्रिवेंशन ही हमारा सबसे बड़ा मेडिकल डिफेंस है। पब्लिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हमें 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, घर के स्ट्रक्चरल गैप्स को अच्छी तरह सील करना ताकि चूहे अंदर ना आ सके। दूसरा, कोई भी खुला खाना ना छोड़ें और घरों को पूरी तरह सैनिटाइज रखें। और तीसरा, अगर आप किसी पुरानी गोदाम में जा रहे हैं या चूहों की ड्रॉपिंग्स के आसपास काम कर रहे हैं, तो N95 मास्क और ग्लव्स जैसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना मस्ट है। ये बेसिक्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं। अब इतना सब जानने के बाद डरना लाजमी है, लेकिन एक रिलीफ की बात भी है। WHO के मुताबिक जनरल ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए इसका रिस्क लो यानी काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इसके ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही क्लोज फिजिकल कांटेक्ट चाहिए, और इसकी ट्रांसमिशन विंडो भी सिर्फ 1 दिन की है। इसमें एयरबोर्न कैपेबिलिटीज नहीं है, इसलिए इसके एक ग्लोबल पेंडेमिक बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि इमीडिएट थ्रेट शायद कंटेन्ड हो, लेकिन ये सिचुएशन हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है। अल नीनो जैसे क्लाइमेट इवेंट्स जिस तरह से बार-बार चूहों की आबादी को बढ़ा रहे हैं, वो एनवायरमेंटल एक्सपोजर के रिस्क को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है। तो सवाल ये है, क्या हमारी इंटरनेशनल ट्रैवल और मैरिटाइम पॉलिसीज़ भविष्य में किसी ऐसे वायरस की उस 1 दिन की ट्रांसमिशन विंडो को आइसोलेट करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें जल्द ही ढूंढना होगा। इसी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस मेडिकल इन्वेस्टिगेशन से वायरोलॉजी के इस क्रिटिकल एस्पेक्ट को समझने में मदद मिली होगी।